ईरान ने यूएई में अमेरिका के उन अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स को नष्ट कर दिया है, कम से कम नष्ट करने का दावा किया है, जो इस युद्ध में उसकी आंख और कान बने हुए थे। यानी इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। यह एक ऐसा मामला है जिसमें आप देखिए ये हमला जिसकी अमेरिका ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अमेरिका ने कभी नहीं सोचा होगा कि जो रडार सिस्टम उसने ईरान की मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स को हवा ही में इंटरसेप्ट करने के लिए बनाए, वही रडार सिस्टम इस युद्ध में बुरी तरह फेल हो जाएंगे और यही आत्मघाती हम जो ड्रोन्स हैं इन रडार सिस्टम्स को बर्बाद कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ और ईरान के मुताबिक उसके 40 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन्स ने अमेरिका के 5,000 करोड़ रुपए के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स को नष्ट कर दिया है। अब तक जिस भी युद्ध में अमेरिका शामिल होता था, उस युद्ध को युद्ध कम और अमेरिकी हथियारों की प्रदर्शनी ज्यादा माना जाता था। ये कहा जाता था कि दुनिया जब इन युद्ध में अमेरिकी हथियारों का लाइव डेमो देखेगी तो इन हथियारों को खरीदने के लिए कई देश अमेरिका के अपने आप ही उनके पास खींचे चले जाएंगे। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के इस नैरेटिव को भी तोड़ दिया। जिस युद्ध को अमेरिका ने अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन माना था, वही युद्ध अब अमेरिकी हथियारों की नाकामी, उनकी कमियों को पूरी दुनिया के सामने रख रहा है और दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि अमेरिका के हथियार 100% सुरक्षित नहीं है और ये फेल भी हो सकते हैं। अब इन तस्वीरों को जरा देखिए जो सऊदी अरब से आई हैं। ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल्स और आत्मघाती ड्रोन से जबरदस्त हमला किया और दावा यह किया कि इस हमले में अमेरिका के जो E-3 विमान है उसके 2 टुकड़े हो गए। इस विमान को एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम या E-3 सेंट्री भी कहा जाता है, जो एक निगरानी विमान है, सर्विलेंस फ्लाइट है। अमेरिका दावा करता था कि यह विमान उड़ान भरते हुए एक बार में 600 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। जब अमेरिका ने इस विमान को बनाया तो दुनिया ने इसे चमत्कार माना कि जैसे चमत्कारिक विमान है। यही सोचा कि जो विमान युद्ध में 600 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, उस विमान के सामने दुश्मन देश की सेना टिकेगी कैसे। लेकिन ईरान ने यहां भी सबको गलत साबित कर दिया। दावा है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल से इस 3,000 करोड़ रुपए के विशाल विमान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि इस हमले में रशिया ने ईरान की मदद की है। रशिया ने ईरान को इस विमान से जुड़ी सभी जानकारी और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें चोरी छिपे भेजी, जिनकी मदद से ईरान ने यह हमला किया और इस विमान को नष्ट कर दिया। तो ज़ेलेंस्की अपनी पुराने तरीके से चल रहे हैं और ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन ही मदद कर रहे हैं इस वक्त ईरान की। कुछ लोग इसे पोएटिक जस्टिस भी कह रहे हैं, जिसका मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। रशिया के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन की जो मदद की, उसके कारण यूक्रेन रशिया के 361 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर पाया। और अब जब रशिया को मौका मिला है तो वो भी ईरान की मदद करके अमेरिका को वैसे ही जख्म दे रहा है और ये बता रहा है कि वक्त सबको मौका देता है। इस बार रशिया की बारी आई। मरीन्स का मतलब होता है उन सैनिकों से जो समुद्र के रास्ते किसी द्वीप या देश के समुद्री तट पर उतरकर हमला करते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। यानी ये वो मरीन्स होते हैं जो वहां पर लैंड करते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर उस जमीन पर वो कब्जा कर लेते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान पर जमीनी हमला कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब इस युद्ध में अमेरिका फाइनल ब्लो की तरफ जाना चाहता है और इसीलिए आज हमने आपको इन तमाम जहाजों की लोकेशन दिखाई। लास्ट एक्शन कहा जाता है, हिंदी में अंतिम प्रहार कहा जाता है। इस अंतिम प्रहार में अमेरिका के 3 बड़े टारगेट होंगे, जिनमें पहला टारगेट है ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में ले लेना। ये वही 440 किलोग्राम यूरेनियम है जिसे ईरान 60% तक एनरिच कर चुका है। लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब अमेरिका ने यह सोचा है कि वो वायुसेना की मदद से अपने कुल 5 से 10 हजार सैनिकों को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर उतारेगा। इन जवानों को उस न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा में तैनात ईरान के जवानों से युद्ध लड़ना होगा और इसके बाद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेकर उसे मिलिट्री विमानों की मदद से स्टोर करके अमेरिका में लाना होगा। कई लोग इसे मिशन इम्पॉसिबल मान रहे हैं। यह मिशन आसान नहीं होगा और इसमें 3 बड़ी चुनौतियां होंगी।
वो भी आपको बताते हैं। पहला, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा जवान हो सकते हैं। भाई वहां ईरान में लाखों सैनिक हैं और आप सारे मिला के भी पूरे खाड़ी देशों में जितने भी आपके हैं सबको मिलाकर भी 50-60 हजार पहुंच रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों पर सरप्राइज अटैक भी हो सकता है। इस ऑपरेशन में जोखिम बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसमें यह भी खतरा है कि ईरान की सेना अमेरिकी जवानों को पकड़कर उन्हें बंधक बना सकती है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अगर एक भी अमेरिकी जवान वहां पर बंधक बनाया जाता है, फिर किस तरह का गुस्सा अमेरिका में दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद लोगों का गुस्सा, जब भी कोई इस तरह से सोल्जर वहां पर, आप सोच लीजिए, बंधक बना लिया जाए अमेरिकी, तो फिर कैसा माहौल बदलेगा। ईरान इन अमेरिकी सैनिकों को छोड़ने के बदले में अपनी कई मांगे मनवाने की कोशिश करेगा और यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार हो जाएगी। और तीसरा, इस ऑपरेशन में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का भी खतरा रहेगा, जो ईरान और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। यह रेडिएशन लीक किसी परमाणु हमले की तरह हजारों लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाएगा। अमेरिका का दूसरा टारगेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया को 20% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। अभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, पूरी तरह से उसके कब्जे में है अभी भी, लेकिन अमेरिका इसे खुलवाने के लिए यूएसएस ट्रिपली की मदद से बड़ा हमला कर सकता है। यूएसएस ट्रिपली अमेरिका का इकलौता असॉल्ट शिप है जो अभी मिडिल ईस्ट में एक क्षेत्र में मौजूद है, और जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें कुल 3,500 मरीन कमांडोज तैनात हैं। अब अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है तो उसके लिए उसे भारी युद्धपोत इस समुद्री मार्ग में मौजूद सी माइंस को हटाएंगे। इसके बाद यूएसएस ट्रिपली ईरान के तट पर पहुंचेगा और वहां से हजारों कमांडोज ईरान की धरती पर उतरकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की नौसेना को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन चलाएंगे, और यह ऑपरेशन भी आसान नहीं होगा। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मुख्य रूप से ईरान के छोटे बड़े कुल 7 द्वीप हैं। ये देखिए, जहां आईआरजीसी की नेवी का भारी जमावड़ा है। इन सभी द्वीपों को, इन्हीं द्वीपों से आईआरजीसी की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करती है। इन सारे द्वीपों से उन्हें हटाना होगा। इनमें भी केशम द्वीप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नस माना जाता है। केशम द्वीप, जिसका कुल क्षेत्रफल हमारी राजधानी दिल्ली के बराबर है। आईआरजीसी की नेवी ने इन द्वीप पर अंडरग्राउंड मिसाइल्स बंकर बनाए हुए हैं, हजारों स्पीड बोट्स को तैनात किया है, और सीएनएन के मुताबिक आईआरजीसी की नेवी के 25,000 सैनिक यहां पर मौजूद हो सकते हैं। और दावा है कि अभी ईरान इसी द्वीप के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स भी वसूल रहा है। अब अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेना है तो उसे केशम द्वीप पर कब्जा तो करना ही होगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में रखने के लिए लार्क द्वीप, हॉर्मुज द्वीप, हेंगम द्वीप, अबू मूसा द्वीप, इन सब पर कब्जा करना होगा। और उधर वो खार्ग आइलैंड, वहां से भी नजर मत हटाइएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नजर वहीं है। ये अमेरिका के लिए आसान मिशन नहीं है। ईरान के पास अभी कुल 10 लाख जवान हैं। 10 लाख जवानों की फौज है, जबकि पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिका के पास सिर्फ 50,000 जवान हैं। अब युद्ध का गणित कहता है कि 50,000 जवान कभी भी जमीनी हमलों में दुश्मन के 10 लाख जवानों का सामना नहीं कर सकते। इस जमीनी युद्ध के लिए कम से कम 3 लाख अमेरिकी जवानों की जरूरत है। 2003 में जब इराक युद्ध हुआ था, तब भी अमेरिका ने अपने 2.5 लाख सैनिकों को इराक में जमीन पर उतारा था। अगर गाजा की बात करें तो गाजा में भी हमास के खिलाफ जमीनी युद्ध लड़ने के लिए इजराइल को 3 लाख सैनिक उतारने पड़े। यह भी तब हुआ था जब गाजा का क्षेत्रफल सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ईरान गाजा से 4,500 गुना बड़ा है, और इतने बड़े देश में 50,000 जवानों के साथ जमीनी युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता। राष्ट्रपति ट्रंप है कि वो ईरान पर जमीन के रास्ते हमला करने का मन बना चुके हैं। कम से कम अभी तक की हरकतों से ऐसा ही पता चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ उनका तीसरा बड़ा टारगेट है खार्ग आइलैंड। आज उन्होंने खुलकर इजहार भी कर दिया, ईरान इसी खार्ग आइलैंड से अपना 90% कच्चा तेल निर्यात करता है। ये उसका ऑयल टर्मिनल है, समझिए, यहीं से सारा ऑयल निकलता है। यहाँ 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल जमा करके रखा जाता है। इसी 8 किलोमीटर लंबे 4.5 किलोमीटर चौड़े द्वीप से ईरान को उसके खजाने का 40% हिस्सा मिलता है।
द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका इस द्वीप पर अपने 2000 पैराट्रूपर्स को आसमान से उतारने के बारे में सोच रहा है। दावा है कि कुवैत से अमेरिका के लड़ाकू विमान खार्ग आइलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। इसके बाद मिलिट्री विमानों से 2000 पैराट्रूपर्स को इस द्वीप पर उतारा जाएगा। जब ये पैराट्रूपर्स जमीनी अभियान शुरू करेंगे तब उसी वक्त कई लड़ाकू विमानों की तरफ से खार्ग द्वीप पर बमबारी भी की जाएगी। कहा जा रहा है कि अलग अलग शिफ्ट में करीब 24 से 36 घंटों तक हवाई हमले जारी रखे जाएंगे ताकि जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को लड़ाई लड़ने में आसानी हो। इसके बाद पर्शियन गल्फ में मौजूद 3 कॉम्बैट शिप्स को भी खार्ग द्वीप की तरफ भेजा जा सकता है और खार्ग द्वीप पर कब्जा करके अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान से उसके बाद युद्ध खत्म करवा सकता है। हालांकि बाकी सैन्य अभियानों की तरह यह ऑपरेशन भी आसान नहीं होगा। ईरान ने अभी से ही खार्ग आइलैंड पर जो तैयारी की है, बताया जा रहा है 25 किलोमीटर दूर अपनी समुद्री सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक खड़े कर दिए। इनमें हजारों सैनिकों को खार्ग आइलैंड पर तैनात किया गया है और खार्ग आइलैंड के इर्द गिर्द सी माइंस के बिछाने के साथ एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं ताकि लड़ाकू विमानों को मारा जा सके। सबसे अहम बात यह है कि खार्ग द्वीप कोई ऑयल फील्ड नहीं है, यानी ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कच्चा तेल निकलता है। ये सिर्फ कच्चे तेल का एक गोदाम है, टर्मिनल है, जहां पाइपलाइन के जरिए ईरान से कच्चा तेल भेजा जाता है और फिर इसी तेल को ईरान दुनिया में निर्यात करता है। अब खार्ग आइलैंड पर कब्जा होता है तो सबसे बड़ा डर यही होगा कि अमेरिकी सैनिकों के मारने के लिए ईरान कच्चे तेल के भंडार में आग लगा सकता है। ऐसा मुमकिन है कि जब अमेरिकी सैनिक वहां पर आ जाएं तो ईरान वहां पर आग लगाने की सोच ले और अमेरिका को वो दर्द दे सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं अपने साथ तेहरान टाइम्स के अखबार का फ्रंट पेज लेकर आई हूं, जूम इन करके दिखाइएगा। एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी है, ये थोड़ी देर में दिखाती हूं, उससे पहले ये देखिए। वेलकम टू हेल, ये है आज तेहरान टाइम्स का ये वाला, देखिए हेडलाइन है वेलकम टू हेल, यानी नर्क में आपका स्वागत है। तो कुछ इस अंदाज में तेहरान टाइम्स ने आज अमेरिकी सैनिक, ये आपको दिख ही रहे होंगे, ये सारे अमेरिकी सैनिक यहां पर आ रहे हैं और ये अब उनका संदेश है कि जो अमेरिकी सैनिक यहां आ रहे हैं उनके लिए नर्क इंतजार कर रहा है। अब ईरान खुलकर यह धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका के सैनिक उसकी जमीन पर आए तो उन्हें ताबूत में वापस जाना होगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इन धमकियों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे और उनके फैसलों से यही लग रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ जमीनी संघर्ष शुरू करने वाला है। सुनिए। What's your plan for Carg Island, Mr. President? What's your plan for Carg Island? You know, I may have a plan or I may not, but how would I ever say that to a reporter? If I said that to a reporter, Marco would say, please, sir, let's bring you over to the helicopter immediately. Right? No, I can't tell you that. Mr. President. अमेरिकी मीडिया को ऐसा लगता है कि ईरान पर जमीनी हमले इसी हफ्ते शुरू हो सकते हैं और इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। उन्हें लग रहा है कि अमेरिकी सेना जो है, अमेरिका की सेना ईरान के द्वीप या कुछ इलाकों पर कब्जा करेगा और फिर अमेरिका जीत जाएगा। कई लोग हर कदम पर यह मान रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सेना ईरान की ताकत को आंकने में चूक गई, क्योंकि उन्होंने पहले सोचा था कि आयतुल्लाह अली खामेनी और उनके टॉप लीडरशिप को खत्म करके ईरान उनके सामने झुक जाएगा। नहीं हुआ। अब कुछ द्वीपों पर कब्जा करके क्या उनके तेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सब पर कब्जा हो जाएगा, मुश्किल है कहना। यानी राष्ट्रपति ट्रंप को सब कुछ बहुत आसान लगता है और इस बात को आप उनके इस नए पोस्ट से समझ लीजिए जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है। मतलब ये ऐसा पोस्ट है जो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। तो आइए करीब से आपको दिखाते हैं ये पोस्ट। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ईरान में अमेरिका के सैन्य अभियान को खत्म कराने के लिए वहां की सरकार से अच्छी बातचीत चल रही है। उन्हें लगता है कि इस बातचीत से अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो, अब पढ़िए असल लैंग्वेज अब आता है, अगर ऐसा नहीं होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं जाता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, तेल के कुएं, खार्ग द्वीप और ईरान में समुद्री पानी को साफ करने वाले सभी डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ये खुद लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कुछ भी पर्दे के पीछे से नहीं करते, उन्होंने सीधा सीधा एक तो तेल के कुएं का भी जिक्र कर दिया है, खार्ग आइलैंड का भी, खार्ग द्वीप का जिक्र कर दिया है। उन्होंने
साफ साफ कह दिया इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स जो हैं उन सब पर भी वो हमला कर देंगे। तो उनकी नीयत साफ है। अब ये धमकी इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपना धैर्य खो चुके हैं, अब वो ईरान पर बड़े हमले करा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की इन धमकियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी अस्थिर हो गई हैं। जब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान में जमीनी युद्ध शुरू करने वाला है, तब से ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ते हुए प्रति बैरल $116 पर पहुंच गई। ईरान के पास 208 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जबकि अमेरिका इसमें छठे स्थान पर है और उसके पास है 81, माफ कीजिएगा 8वें स्थान पर है 81 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार। हम रिफाइंड ऑयल की बात नहीं कर रहे। रिफाइंड ऑयल में आप देखिएगा अमेरिका ऊपर जाएगा, लेकिन जो कच्चा तेल है अनरिफाइंड ऑयल उसमें अमेरिका नीचे है। अब अमेरिका ने इसी साल जनवरी महीने में वेनेजुएला पर हमला कराया, जिसके पास 303 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। पूरी दुनिया को यही लगा। इससे पहले वाला मैप एक बार फिर से दिखा दीजिए, एक बार फिर से, क्योंकि हमने वो पाई ग्राफ नहीं दिखाया था अपने दर्शकों को। जल्दी से दिखा दीजिए। वेनेजुएला की हिस्सेदारी जो बड़े तेल भंडार है उसमें लगभग 17.5% है। उसके बाद सऊदी अरब है लगभग 15.5%, और तीसरे नंबर पर ईरान है 12% के साथ। उसके बाद कनाडा 9.2, और फिर से ये नंबर आगे जाता है। कच्चे तेल का भंडार जिन देशों के पास है, पूरी दुनिया को ये लगा कि वेनेजुएला में अमेरिका का जैकपॉट लग गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि अगर ईरान का कच्चा तेल ना हो तो वेनेजुएला का भी कच्चा तेल किसी काम का नहीं है। दरअसल वेनेजुएला का कच्चा तेल भारी और गाढ़ा है, जिसके कारण उसे हर बार रिफाइन करने के लिए ईरान के जो कम गाढ़ा तेल है ना उसकी जरूरत होती है। जब वेनेजुएला में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार थी, तब वो हर दिन 4 लाख ईरानी कच्चे तेल को खरीदते थे और इससे वेनेजुएला के कच्चे तेल में मिलाकर उसे रिफाइन करते थे। अब जब अमेरिका की एंट्री वेनेजुएला में हुई है तो उसे समझ में आ गया कि वेनेजुएला के कच्चे तेल को निकालना और उसे रिफाइन करना आसान काम नहीं है, और इसके लिए ईरान के कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता है। और हो सकता है कि इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया, और ये सोचा गया कि जैसे निकोलस मादुरो के हटते ही वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में चला गया, वैसे ही अयतुल्लाह खamenei के मरते ही ईरान उनका हो जाएगा, ईरान का कच्चा तेल भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही कारण है कि यह युद्ध अब अमेरिका के लिए एक कांटे जैसा बन गया है जो हर दिन उसे चुभ रहा है। अब हम आपको तेल उत्पादन पर खर्च दिखाना चाहते हैं, तो किस देश में कितना खर्च आता है तेल उत्पादन पर प्रति बैरल। सबसे ज्यादा खर्च नॉर्वे, $60 प्रति बैरल। जूम इन करना होगा आपको थोड़ा सा, और यहां मैं इधर आ जाती हूं, आप जूम इन कीजिए और कीजिए थोड़ा सा। अमेरिका $50 प्रति बैरल खर्च करता है, चाइना $40, $30 कनाडा, वेनेजुएला भी $30, रशिया सिर्फ $20 खर्च करता है प्रति बैरल, ईरान भी सिर्फ $20, और $10 इराक, और $4 सऊदी अरब। तो जो खर्च है, अब ऐसे में आप समझ रहे हैं बहुत सारी विशुद्धियां रहती हैं जिनको साफ करना। इंडेक्स बॉक्स के मुताबिक अमेरिका में एक बैरल पर 159 लीटर कच्चे तेल को निकालने का खर्च $50 होता है। और ऐसे ही हमने आपको, ये सोर्स हमारा इंडेक्स बॉक्स है जिसके हवाले से ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए, एक और कारण यह है कि कच्चे तेल के भंडार के मामले में अमेरिका छठे स्थान पर है, लेकिन उत्पादन के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है, और यह नंबर हमने आपको पहले भी बताया था। सऊदी अरब और रशिया मिलाकर जितना कच्चा तेल निकालते हैं, उतना कच्चा तेल तो अमेरिका अकेले निकाल लेता है। मतलब ये सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ऊपर देखिए उत्पादन में, मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से रिफाइंड ऑयल, तो उसमें अमेरिका सबसे ऊपर है 20.13 मिलियन बैरल प्रतिदिन। सऊदी अरब, मतलब आप देखिए ना, आप सऊदी और रशिया को मिला भी लीजिएगा तब जाके आप उनके बराबर होंगे। तो ये तो स्थिति है फिलहाल अमेरिका की, जो रिफाइंड ऑयल प्रोडक्शन है एवरीडे का। उसमें आप इस पाई ग्राफ को देख लीजिए, अमेरिका का 20.6 है परसेंटेज, सऊदी अरब लगभग 11.2 और रशिया 11.1। तो रिफाइंड ऑयल प्रोडक्शन में भी आप समझ रहे हैं इन दो देशों को। अब ऐसे में आपको ये देखना है, अमेरिका को लगता है कि इससे उसका कच्चा तेल का जो भविष्य है सिक्योर हो जाएगा। एक तरफ वेनेजुएला हाथ में, दूसरी तरफ ईरान भी, और इसी वजह से वो ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों को अपनी मुट्ठी में करके उनके कच्चे तेल पर अपनी पूरी तरह कब्जा करना चाहता। अमेरिका ने सोचा था कि जब वो ईरान पर हमला करेगा तब ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा उन दिनों बड़े प्रदर्शन की बात हो रही थी, और जब ईरान में सड़कों पर लोग पहुंच रहे थे तो अमेरिका
जमकर उनकी प्रशंसा कर रहा था और फिर यही कहा दोनों ने कि हम तो वहां के लोगों को आजादी दिलाना चाहते हैं। लेकिन जानते हैं आज का सच क्या है? आज का सच है कि ये लोग उतर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन ईरान में नहीं। ईरान में कोई भी व्यक्ति सड़कों पर रिजीम के खिलाफ नहीं उतरा, बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 2 दिन पहले अमेरिका के 50 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करीब 80 लाख लोग सड़कों पर उतरे। पूरे अमेरिका में 3000 से ज्यादा जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली निकाली गई। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में उतरे लोगों का कहना है कि वो उनकी नीतियों से नाराज है। इन लोगों का गुस्सा ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने, इमिग्रेशन पॉलिसी पर सख्ती करने और बेकाबू हो रही महंगाई को लेकर है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान इन प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस के खिलाफ पोस्टर्स लहराए। इन दोनों को पद से हटाने की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब 3 बार नो किंग्स प्रदर्शन हो चुके हैं। पहला बड़ा प्रदर्शन पिछले साल जून में हुआ था, उसके बाद अक्टूबर 2025 में, और अब तीसरी बार जब ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, मार्च 2026। नो किंग्स रैली का आयोजन करने वालों का कहना है कि अक्टूबर में हुए प्रदर्शनों की तुलना में इस बार कहीं ज्यादा लोग शामिल हुए और सबका एक ही लक्ष्य है, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस को पद से हटाना। कहां तो ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और कहां उन्हें ही पलटने के लिए लोगों पर सड़कों पर निकल रहे अमेरिका में। इन प्रदर्शनों को नो किंग्स रैली का नाम देने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। ये केवल विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि इसके संबंध अमेरिकी लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़े हैं। नो किंग्स का मतलब यह है कि अमेरिका के लोग किसी राजा या तानाशाह को नहीं मानते। यह नारा लगाने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति देश के लोकतंत्र और कानून से बड़ा नहीं है। अमेरिकी लोगों का मानना है कि पिछले कुछ समय में राष्ट्रपति की शक्तियां काफी बढ़ा दी गई हैं और इसके अलावा न्यायालय, मीडिया और चुनावी प्रक्रिया पर भी दबाव बनाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप आम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि अपने हिसाब से फैसले लेकर देशवासियों को मुश्किल में डाल रहे हैं। दरअसल लोगों का गुस्सा ईरान युद्ध को लेकर भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ईरान से अमेरिका की सीधी दुश्मनी नहीं है, ये युद्ध केवल इजराइल और ईरान के बीच होना चाहिए था। लोगों का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध छेड़कर अमेरिका को एक नई मुसीबत में झोंक दिया है, जिसकी वजह से देश के हालात बिगड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह के विरोध प्रदर्शन साल 2003 में भी हुए थे, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उन्होंने नष्ट करना जरूरी समझा। दावा तो यह था कि इराक के पास रासायनिक और बायोलॉजिकल हथियार है। उस वक्त अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। लाखों लोगों ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ने का विरोध किया था। प्रदर्शनकारियों ने तब कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का दावा ही गलत है। लोगों का यह भी मानना था कि इराक ने अमेरिका पर हमला नहीं किया है, इसीलिए उसके खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए। इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद केवल संदेह के आधार पर अमेरिका ने इराक के खिलाफ जंग छेड़ी और करीब 1 महीने में ही बगदाद पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के खत्म होने के बाद कभी कोई रासायनिक, कभी कोई बायोलॉजिकल हथियार, कभी कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। अमेरिका ने कई युद्ध लड़े और ऐसा नहीं है कि हर बार वहां के लोगों ने अपनी सरकार या राष्ट्रपति का विरोध किया हो।